रेत के टैलों के बिनते बगड़ते नक्काश आपने देखे हैं। हवाएं उन्हें क्या क्या शक्लें देती रहती हैं। यही कैफियत इंसान की है। इंसान खुद को क्या क्या समझता है, कैसी कैसी पायदार तवक्कात रखता है, कैसे कैसे अनोखे दावे करता है। कहीं वो शिद्दात नमरूद नजर आता है तो कहीं हिटलर और मुसोलिनी। कौन बाकी रहा, कौन पायदार है? सब दास्ताने छोड़ जाते हैं। वक्त की हवाएं नक्काश बिगाड़ती हैं, बनाती हैं। जिंदगी सलामत रहती है तो ये नक्काश महफूज रहते हैं। मौत आती है तो सिर्फ कहानियां रह जाती हैं मेरे दोस्तों, जिनसे उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। पुरइसरार और रोमानवी हैरत अंगेज कहानी नीति का। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है नीति का एपिसोड नंबर 5। तुम्हारी वर्दी पर तेल के धब्बे लगे हुए हैं, क्या तुम दूसरी वर्दी नहीं सिलवा सकते? जी दूसरी भी सिल गई है, पहन आऊं? जाहल, बदतमीज़, अब पहनोगे? मुझे पार्टी में देर हो रही है। तुम लोग वो दांत पीस कर बोली, सख्त गंदे होते हो, कभी आदमी नहीं बन सकते। तुम्हारी जहनीत ही गंदी होती है। अब बताओ कि लोग क्या कहेंगे। इसी से हसीयत का अंदाज़ा होता है, गलीज़ कहीं के। और फिर उसने ऐसा शोर मचाया कि तौबा ही भली। रशीद साहब भी इत्तेफाक से पहुंच गए थे और उनके चेहरे पर सख्त गम के आसार थे और वो पथराई हुई आंखों से मुझे देख रहे थे। इस ड्राइवर को खड़े खड़े निकाल दीजिए रशीद साहब, आइंदा इसे मैं कोठी में ना देखूं। ज़रूर निकाल दूंगा कौसर बीबी, ज़रूर निकाल दूंगा, रशीद साहब अजीब से लहजे में बोले। आज ही, अभी, इसी वक्त। कौसर पैर पटक कर बोली। बेहतर है, रशीद साहब ने कहा और उसी वक्त बेगम साहबा ने मदाखलत की। ड्राइवर का झगड़ा फिर तय हो जाएगा। कौसर, तुम इस वक्त तो पार्टी में चली जाओ। बस अब नहीं जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। कौसर पांव पटकती हुई अंदर चली गई और हम सब हक्का बक्का खड़े रह गए। आजिज़ कर दिया है इस लड़की ने। तुम जाओ मियाँ, कल तक खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, उन्होंने मुझसे कहा। ये अब मुलाजमत नहीं करेंगे बेगम साहबा, रशीद साहब भराई हुई आवाज़ में बोले। अरे नहीं रशीद साहब, आप तो जानते ही हैं, घड़ी में तोला घड़ी में माशा। मैंने आपका नमक खाया है बेगम साहबा, लेकिन मेरी बदकिस्मती इस बुढ़ापे में आपके नमक हरामी का मुर्तकिब हो रहा हूँ। इनके साथ ही मेरा भी इस्तग़फ़ा कबूल कर लें। मैं रात तक आपकी हवेली खाली कर दूंगा। हर किस्म के हिसाबात देने के लिए हर वक्त हाज़िर हूँ, रशीद साहब ने कहा और मैं चौंक पड़ा। बेगम साहबा का मुंह भी खुला रह गया था। क्या कह रहे हो रशीद साहब? वो बेमुश्किल तमाम बोली। बूढ़ा हो चुका हूँ, अब आपकी खिदमत अंजाम देने के काबिल नहीं हूँ, लेकिन इस वक्त अचानक मुझे यकीन है कि आप कौसर की बात से नाराज़ हो गए हैं। वो मेरी बच्ची है बेगम साहबा, लेकिन सरफराज भी मेरा बेटा है। अगर कहकशां उसकी शान में गुस्ताखी करेगी तो खुदा की कसम मैं उसे बेयारो मददगार छोड़ दूंगा, खवा कहीं भटकती फिरे। रशीद साहब की आवाज़ आखिर में सख्त हो गई थी। रशीद साहब सुनिए तो सही, मैंने मदाखलत की। आओ, रशीद साहब गर्ज कर बोले और उनका ये लहजा इस कदर शदीद था कि उसके बाद मैं कुछ नहीं बोल सका। बेगम साहबा खड़ी रह गईं और रशीद साहब मुझे बाजू से पकड़े हुए घर ले आई। उस खलूस पर मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे, लेकिन मैंने उन्हें ज़ाहिर नहीं होने दिया। बहरहाल मुझे उस नौकरी की क्या परवाह हो सकती थी। रशीद साहब खामोशी से घर वापस आ गए। उन्होंने सब कुछ बता दिया और फिर इंतहाई सख्त लहजे में बोले, फौरी तौर पर सामान बांध लो, हमें रात तक कोठी खाली करनी है। हैं, क्या हुआ, क्या बात है? बाज़ बातों में मुदाखलत मुनासिब नहीं होती बेगम, सिर्फ तामील बेहतर होती है, रशीद साहब संजीदगी से बोले। और बेगम साहबा बहरहाल शोहर शनाज थीं और उसके बाद उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। खामोशी से लड़कियों को हदायत दी और ख़ुद भी उनके साथ मारूफ हो गईं। रशीद साहब ने हिना से चाय के लिए कहा और फिर मेरा हाथ पकड़े हुए बैरूनी कमरे में आ गए। बुरे वक्त का इंतज़ाम है मियाँ, मैंने एक मकान बना लिया है। पहाड़गंज में ज़मीन खरीद ली थी, आहिस्ता आहिस्ता उसे तमीर कर लिया। अल्लाह का एहसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों मिलकर सोचेंगे। रशीद साहब
آپ بلا سے مجھے ملازمت سے منع کر دیں، میں نہیں جاؤں گا، لیکن آپ کا جانا، آپ کا جوتا اٹھاؤں اور میرے سر پر 10-20 لگاؤ، لیکن اس موضوع پر بات مت کرو، میرا دل خون ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد میری کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ چائے آ گئی، بی افشاں لائی تھی اور ان کے دیدے معنی خیز انداز میں چل رہے تھے، لیکن شاید انہیں بھی کچھ بولنے کو منع کر دیا گیا تھا، اس لیے خاموش رہیں اور پھر خاموشی سے ہی واپس چلی گئیں۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد اندر سے بیگم صاحبہ کے بولنے کی آواز سنائی دی اور رشید صاحب چونک پڑے۔ بیگم صاحبہ شاید اسی طرف آ رہی تھی اور پھر وہ کمرے میں آ گئی۔ تشریف لائیے بیگم صاحبہ۔ رشید صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ رشید بھائی برسوں کی محبت کو یوں ٹھکرا دیں گے؟ گمان بھی نہ تھا، بیگم صاحبہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ عزت پر بن گئی تھی بیگم صاحبہ، میرے لیے 2 ہی صورتیں ہیں، نوکری چھوڑ کر چلا جاؤں یا خودکشی کر لوں۔ واللہ کوشش کے باوجود برداشت نہ کر سکا، ورنہ یہ قدم نہ اٹھاتا۔ کوثر دیوانی ہے، آپ جانتے ہیں، میری خطا نہیں ہے۔ اللہ اس بچی کو سلامت رکھے، اللہ اسے خوش رکھے۔ آپ اسے سزا دیں، مجھے اعتراض نہ ہوگا۔ اگر وہ مجھ سے کچھ کہہ لیتی تو مجھے دکھ نہ ہوتا، لیکن انسان شناس نہیں ہے، سرفراز کیا ہے یہ صرف میں جانتا ہوں۔ مجھے بھی دکھ ہے، لیکن آپ ہمیں یوں نہ چھوڑیں بھائی صاحب۔ نواب صاحب کو تو آ جانے دیں، بے خدا پورا دن یہاں صرف کروں گا۔ فیروز الدین نے ہمیشہ مجھے دوست سمجھا ہے، آپ کو ذرا برابر تکلیف نہیں ہوگی، لیکن اس ملازمت سے بری ذمہ ہو جانے دیں۔ سرفراز میاں تم مجھ سے چھوٹے ہو، میں تم سے معافی مانگتی ہوں، رشید بھائی کو سمجھاؤ۔ بیگم صاحبہ نے کہا اور مجھے حکم دیں میں خودکشی کر لوں۔ رشید الدین صاحب جذباتی لہجے میں بولے اور پھر خدا کر کے شام کو 2 ملازم آئے اور کہا کہ حضور نواب صاحب واپس آ گئے ہیں اور آپ کو طلب کرتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ کل صبح حاضر ہوں گا، اس وقت مصروف ہوں۔ رشید صاحب نے کہا اور ملازم ہکا بکا رہ گئے۔ صاحب وہ جاؤ۔ رشید صاحب دھاڑے اور ملازم جلدی سے باہر نکل گئے۔ رشید صاحب کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ یہ فیروز بھی بس اسی وقت آتا ہے، اسے میں نے بالکل خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ اب میں نے رشید صاحب کو ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ جلد از جلد ان لوگوں کو چھوڑ دوں گا۔ میں کلاش آدمی ان کے فرشتوں کو کیا دے سکوں گا؟ کہاں سے لاؤں گا اس کلوس کا جواب؟ خیر تیری دنیا میں ایسے انسان بھی بستے ہیں اللہ۔ ابے او مینیجر صاحب، ابے او رشید بھائی۔ دفتن باہر سے ایک گرجدار آواز سنائی دی اور رشید صاحب چونک پڑے۔ وہ جلدی سے اٹھے اور دروازہ کھول دیا۔ آنے والا ایک طویل قامت وجیح بوڑھا تھا، بڑی چڑھی ہوئی گڑی مونچھیں اور بڑی بڑی سرخ آنکھیں، فرنچ اسٹائل داڑھی اور بے حد شاندار شخصیت تھی۔ ہاں ویسے کہ ویسے ہو، ذرا بھی نہیں بدلے، آنے والے نے کہا اور آگے بڑھ کر رشید صاحب سے لپٹ گیا۔ اور یہ اتنے بدمعاش کب سے ہو گئے ہو؟ ویسے ہم باہر سے آئے ہیں اور تم نے ہمیں ہی گھر میں آنے کی زحمت دی ہے۔ بھابھی چائے کے لیے تو کہیں جلدی سے۔ ابھی کہتی ہوں بھائی صاحب۔ بیگم رشید زیر لب مسکراتی ہوئی اندر چلی گئی۔ ابے تم سے تمہاری بیوی اچھی ہے، کس بھرے منہ سے بھائی صاحب کہتی ہے؟ اے بہنوئی بن کر اکڑ دکھاتے ہو، شرم نہیں آتی تجھے؟ مجھے جانا ہی ہوگا نواب صاحب، رشید صاحب دبی آواز میں بولے۔ جاؤ بھائی جاؤ، تمہاری عمر جانے کی ہے، مگر اس کے لیے میرے ہاتھ کیوں خون سے رنگوا رہے ہو؟ ویسے یہ تو بتاؤ کہ بات کیا ہوئی ہے اور یہ کون ہیں؟ اب انہوں نے میری طرف دیکھا اور میں نے نواب صاحب کو سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ اماں کون ہو بھائی؟ یہ سرفراز میاں ہیں، رشید صاحب بولے۔ خوب ہے اماں، آگے آؤ، کیا لڑکیوں کی طرح شرما رہے ہو؟ نواب صاحب نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر انہوں نے بڑی گرم جوشی سے مجھ سے مسافہ کیا۔ یہ شخص دوسری قسم کا معلوم ہوتا تھا، میں نے اس کی آنکھوں میں سادگی اور خلوص دیکھا تھا۔ تو آپ سرفراز میاں ہیں؟ مگر کیوں ہیں، کون ہیں، اور اس کے بارے میں بھی تو کچھ انکشاف ہو۔ آپ تشریف تو رکھیں نواب صاحب، میں عرض کر دوں گا، رشید صاحب نے کہا۔ ابے کیا عرض کرو گے؟ بچپن کی دوستی کو لات مار کر یوں جانے کی کوشش کرو گے؟ معلوم نہ تھا، نواب صاحب جلائے ہوئے انداز میں بولے۔ مگر یہ تمہیں سوجی کیا ہے آخر؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ پہلے کون سے سوال کا جواب دوں۔ کیا خاک جواب دو گے؟ بھابھی تھوڑی سویاں بھی پکا لیں، وہی زعفرانی۔ نواب صاحب نے ہانک لگائی۔ اور یہ لڑکیاں کہاں چلی گئی ہیں سب کی سب؟
अबे हाँ, तो मेरी बात का जवाब दो ना, आप सवाल करें। रशीद साहब मुस्कुराते हुए बोले, क्यों जा रहे हो? आप संजीदगी से सुनेंगे। गोया मैं किसी तरफ से गैर संजीदा नजर आता हूँ। क्यों? नवाब फैरोज़ुद्दीन ने आखिरी बात मेरी तरफ देकर कही और मेरे होंठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आ गई। जी नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। जीते रहो। तो तुम जवाब नहीं दोगे? और फिर वो रशीद साहब पर उलट पड़े। मैं जवाब दे रहा हूँ नवाब साहब। सबसे पहले तो मैं अर्ज़ कर दूँ कि मैंने बचपन की दोस्ती और आपकी अनायात से कभी कोई नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया। सख्त नामकूल हो, आगे बढ़ो। अब इस शख्स का तारफ़ ज़रूरी है। मुझे ट्रेन में मिला था, दिल्ली आ रहा था। नेक और शरीफ बच्चा है और दिल्ली के लिए अजनबी। मैं इसे अपने साथ ले आया। मुलाजमत का मतलाशी था, आप मौजूद नहीं थे, इसलिए कोई मुनासिब जगह ना दिलवा सका। लेकिन बेगम साहिबा को ड्राइवर की फौरी ज़रूरत थी, इसलिए ड्राइवर की हैसियत से रखवा दिया हैं। और नवाब साहब उछल पड़े। ड्राइवर की हैसियत से? अहमक हो, नामकूल हो, बिल्कुल फजूल हो। तालीम याफ्ता नौजवान है, मैंने पहले ही बेगम साहिबा को बता दिया था। बहरहाल इस पर एतराज़ नहीं है। लेकिन नवाब साहब, बाखुदा कौसर मेरी बच्ची है, आप जानते हैं। अक्सर वो इसकी बेइज्जती करती रही है, लेकिन आज जो इसने मेरे सामने इसकी बेइज्जती की वो मैं बर्दाश्त ना कर सका। बस मैं इससे ज़्यादा कुछ ना कहूँगा। रशीद साहब की आवाज़ भर्रा गई। ओह! और नवाब साहब की ओह बहुत संजीदा थी। उसके बाद खामोशी छा गई और नवाब साहब के चेहरे की शगुफ्तगी पर संजीदगी की चादर पड़ गई। फिर वह अपनी जगह से उठे और मेरे नज़दीक आ गए। मैं जल्दी से खड़ा हो गया था। बैठो बेटे, बैठो, वो बड़ी शफकत से बोले। सबसे पहले तो मैं नामकूल रशीद अहमद की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ कि इसने तुम्हें ड्राइवर की मुलाजमत दी, जबकि मैंने इनसे इस सिलसिले में कभी कोई सवाल नहीं किया कि मकामी अमूर में क्या हो रहा है। मैंने उन्हें कुल इख्तियार दिए हैं, लेकिन इस शख्स ने हमेशा गैरियत का सबूत दिया। दूसरी बात कौसर की है तो बेटे, वो तरकश से निकला हुआ एक तीर है। दरअसल शादी के बाद 12 साल तक मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी। जब कौसर पैदा हुई तो मैं सब कुछ भूल गया। मेरे प्यार ने उसकी शख्सियत को दाग लगा दिया। इसका मुजरम मैं भी हूँ। तुम्हारा दिल दुखा है तो मुझे माफ़ कर दो बेटे। नवाब साहब, मैंने घबरा कर कहा। बात माफ़ी की है बेटे, माफ़ कर दो। कसूर दरअसल मेरा है, माफ़ कर दो। कौसर के अल्फाज वापस नहीं हो सकते, लेकिन तुम्हारी पेशानी कुशादा है, इससे फ़राख दिली का पता चलता है। उस सरकश लड़की के बाप को माफ़ कर दो। नवाब साहब, आप मेरे बुज़ुर्ग हैं, मुझे शर्मिंदा ना करें। तो फिर दिल से कौसर की बदतमीज़ी भुला दो। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। खुदा तुम्हें खुश रखे। वजह मैं बता चुका हूँ, और तुम अब बताओ। नवाब साहब रशीद साहब की तरफ पलटे, लेकिन उसी वक्त बेगम रशीद सवियाँ और चाय वगैरह लेकर आ गईं और नवाब साहब उनकी तरफ मतवज्जा हो गए। बच्चियाँ क्या कर रही हैं भाभी? ओहो! बेगम रशीद ने रशीद साहब की तरफ देखा और सामान बांध रही हैं। आग लगवा दूंगा, बाखुदा आग लगवा दूंगा मैं, और मेरे बस की बात तो नहीं है। इससे गलती हुई है, 2-4 थप्पड़ लगा दूं, कोई उफ कर जाए तो गोली मार दो। गैरत का सबूत क्यों देते हो? नवाब साहब की आवाज़ भरा गई और रशीद साहब के चेहरे पर तासुब फैल गया। नवाब साहब ने सर झुका लिया था। सवैयाँ लीजिए भाई साहब, बेगम रशीद ने कहा। नहीं खाऊंगा, चाय भी नहीं पीऊंगा, ये कौन सा मेरा है, बस नहीं खाऊंगा। और रशीद साहब हंस पड़े। दांत तोड़ दूंगा, बाखुदा दांत तोड़ दूंगा। क्या मैंने तुम्हें भाई के अलावा कुछ समझा है? तुम्हारी मौजूदगी में तो मैं पूरे घर से बेनियाज हूँ, ठाठ से आवारागर्दी करता हूँ। मुझे कत्ल करना चाहो, बोलो, खुदकुशी करूँ मैं शर्मिंदा हूँ नवाब साहब, रशीद साहब ने कहा। जाओगे? नहीं, रशीद साहब बोले। तो फिर आओ सवैयाँ खाओ। खुदा की पनाह, सवैयों का मज़ा ख़राब कर दिया, नवाब साहब ने मेज़ खिसकाते हुए कहा, और फिर मेरी तरफ देख कर बोले, मियाँ आओ, क्या सवैयाँ नहीं खाते? ज़रूर खाता हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। और इस भला नादान लड़की की बात का बुरा क्या मनाऊं, मैंने दिल ही दिल में सोचा। और फिर सवैयाँ और चाय सड़ने लगी। बेगम रशीद ने वापस जाकर सामान खुलवा दिया था। रात को फिर बेगम साहिबा आईं और उन्होंने भी मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा किया, लेकिन कौसर नहीं आई। वो लोग उसे लाने में नाकाम रहे थे और बेबस नज़र आ रहे थे। इतनी बड़ी बात नहीं थी। मैंने अपनी शख्सियत को जो रंग दिए थे उसके तहत अगर ये रशीद साहब के जज्बात का मामला ना होता
तो खुद मैं उस पर कोई एहतजाज नहीं करता। मैंने तो अपनी फितरत पर इतना मोटा गिलाफ चढ़ाया था कि मेरी असल शक्ल खुद मेरी निगाहों से छुप गई थी। भाई कुशादा पेशानी वाले सरफराज मियाँ, क्या तुमने हम लोगों की माजरत कबूल कर ली? मेरा ख्याल है कि मेरे शर्मिंदा होने का कोटा पूरा हो चुका है, अब गुंजाइश नहीं है। माजरत तो इन रशीद साहब को भी तुमसे करनी चाहिए, जिन्होंने अपने इख्तियारात को नज़रअंदाज करके तुम्हें ड्राइवर की मुलाजमत दी, जबकि घरेलू इंतज़ामी अमूर के लिए हमें एक निगरान की सख्त ज़रूरत है। मैं आपकी इजाज़त के बगैर इतनी बड़ी मुलाजमत किसी को नहीं दे सकता था। बकवास करते हो, नवाब साहब ने बड़ी देर के बाद हैं इस्तेमाल की। बहरहाल तुम्हारी सलाहियतों के बारे में हमें सिर्फ इतना मालूम है कि तुम रशीद साहब के चहेते हो। कुछ कमी पाओ तो ये संभाल लेंगे। दरअसल मैं अमूमन बाहर रहता हूँ। तुम्हारे जैसा इंसान अगर रशीद साहब की मदद के लिए मौजूद हो तो फिर मुझे कोई फिक्र ना होगी। जी, मैंने मुख्तसर कहा। चुनाचा कल से तुम रशीद साहब के साथ हवेली के इंतज़ामी अमूर संभालोगे। बहुत बेहतर। काम समझाने के मामले में रशीद साहब से बेहतर उस्ताद और कौन मिल सकता है? और तनख्वाह तो अगर इस सिलसिले में तुम्हें इस कंजूस शख्स के सुपुर्द कर दूं तो ये तुम्हें क्या देगा? मेरे ख्याल में 1500 रुपये ठीक हैं और मेरी वापसी पर इसमें इजाफा हो जाएगा। जी, मैंने फिर मुख्तसर कहा। और जिस मोटी वर्दी पर झगड़ा हुआ था उसे आज ही आग लगा दो, अभी इसी वक्त, बेगम साहबा ने कहा और फिर परस से नोटों की एक मोटी गुड्डी निकालकर रशीद साहब को देती हुई बोली, रशीद भाई, बच्चे के लिए उम्दा सूटों का कपड़ा कल खरीद कर दर्दी को दे दो, फौरी तौर पर सिल जाए। बेगम साहबा, इसकी क्या ज़रूरत है? तुम चुप रहो जी, नवाब साहब ने रशीद साहब को डांट दिया। ज़्यादा गड़बड़ की तो तुम्हें भी 1 दर्जन शेरवानियाँ बनवानी पड़ेंगी। और सब हंसने लगे। चुनाचा कौसर के नकचड़ेपन ने मेरे ज़िंदगी की एक ज़रूरत पूरी कर दी, लेकिन क्या ये मेरी ज़िंदगी का कोई अहम अमूर है? शायद उन लोगों ने यही सोचा होगा, लेकिन सादा दिल लोग मेरे दिल की गहराइयों तक कहाँ पहुँच सकते थे। दूसरे दिन मैं रशीद साहब के साथ हवेली के दफ्तर पहुँच गया। काफ़ी बड़ी जायदाद थी, बहुत से कारखाने थे, खासा काम था। रशीद साहब मुझे इब्तदाई बातें समझाते रहे। खुद वो एक सादा सी मेज़ कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन मेरे लिए एक नई अबनोसी मेज़ खरीदी थी। और जब मैं उस मेज़ के पीछे कुर्सी पर बैठा तो रशीद साहब की खुशियों का क्या ठिकाना था। ना जाने बी कौसर को इसके बारे में मालूम हुआ था या नहीं। बहरहाल 2 दिन गुजर गए और उनसे मुलाकात नहीं हो सकी थी। वैसे मैं मुंतज़िर था कि एक बार वो नज़र तो आए, लेकिन वो नज़र ना आई। दुलारे मियाँ को भी शायद अल्लाह ताला ने अकल दे दी थी और वो भी नज़र नहीं आए थे। बहरहाल मैं अपना काम करता रहा और मुझे इस काम में लुत्फ़ आने लगा। शाम को अक्सर नवाब साहब के साथ निशस्त रहती। बहुत जिंदा दिल इंसान थे, महम जोई के शौकीन थे, सैरो शिकार के बेहद दिलचस्पी रखते थे और अक्सर उनकी ज़िंदगी महमात में गुजरी थी। उन्होंने अपनी महमात के कई किस्से सुनाए थे और ना जाने क्यों मैंने अपने जहन में एक ही राह खुलती महसूस की कि मैं नवाब साहब के इन किस्सों में दिलचस्पी लेता था। आपने अफ्रीका के अंदरूनी हिस्से देखे हैं नवाब साहब? मैं जो बराह रास्त नवाब साहब से बहुत कम मुखातब होता था, अचानक ही पूछ बैठा। दर्जनों बार मैं उसके मुख्तलिफ हिस्सों में जा चुका हूँ, लेकिन यूँ समझ लो अभी कुछ नहीं देखा। अफ्रीका के रवायती खजानों के बारे में आपका क्या ख्याल है? सच पूछो मियाँ तो वो खिता कुदरत की फ़याज़ियों से माला माल है। अहले दुनिया जिन चीज़ों को बेहद कीमती समझते हैं, उनके बाद इलाकों में वो मामूली संगरेज़ों की तरह बिखरी पड़ी हैं। क्या आपने ऐसा कोई इलाका देखा? हाँ, मेरे ख़जाने में अफ्रीका के अलमास मौजूद हैं, ऐसे अलमास जो शायद बड़े बड़े उमरा ने देखे भी हों। तुम अगर चाहो तो तुम्हें भी दिखा सकता हूँ। क्या तुम्हें हीरों से दिलचस्पी है? हीरे मैंने देखे ही नहीं जनाब, मैंने जल्दी से कहा। नवाब साहब से इस गुफ्तगू के बाद मेरे जहन में अफ्रीका के बनूर पड़ने लगे। ना जाने क्यों जहन में यह ख्याल आ घुसा कि मैं भी उस पुरइसरार बराज़म में जाकर किस्मत आजमाऊं। मुमकिन है मेरी किस्मत बदल जाए और मैं कुछ बन जाऊं। और सच्ची बात यह है कि इस तसव्वुर ने मुझे एक अजीब जहनी सुकून बख्शा था। शायद ये वो था जो मैं कुछ नहीं बन पाया था। शायद मेरे अंदर सब कुछ था और मैं किस अंदाज में कुछ बनना चाहता था। 1 हफ्ता गुजर गया, इस दौरान कोई नई बात ना हुई। एक ड्राइवर रख लिया गया था, लेकिन हैरत की बात यह थी
कि कौसर एक बार भी मेरे सामने नहीं आई थी। मेरे नज़दीक ये इत्तेफाक ही था, क्योंकि कौसर जैसी खुद सर और मगरूर लड़की के बारे में ये सोचना तो हमाकत की बात है कि वह शर्मिंदगी की वजह से मेरे सामने नहीं आती होगी। दुलारे मियाँ भी नज़र नहीं आए थे, ना जाने कहाँ मर गए थे। बहरहाल मैं खुद भी उसे छेड़ना नहीं चाहता था। ख्वाह मख्वाह हंगामा बरपा होता, चुनाचा मैं खामोशी से काम करता रहा। हाँ, मेरे काम से खुद रशीद साहब बड़े खुश थे और वह अक्सर मुझसे कहते थे, भाई बड़े बासलाहियत आदमी हो, तुमने मुझे बिल्कुल काहल कर दोगे। फिर एक शाम नवाब साहब मौजूद थे, रशीद साहब भी थे। नवाब साहब कहने लगे, मुझे तो महसूस हो रहा है कि जैसे कैद हो गया हूँ, लेकिन बेगम साहबा से वादा किया है कि पूरे 1 माह क़याम करना पड़ेगा, कहीं गिरदो नवाह की सैर कर डाले। शिकार का प्रोग्राम बनाया है। नवाब साहब ने कहा, खूब हो आइए। वो राना फारूक अहमद ने दावत दी है। शाहदरा के गिर्द पारा और तीतर मिल जाते हैं। शायद रशीद साहब इन मामला से वाकिफ़ नहीं थे, लेकिन मेरे दिल में एक हौक सी उठी। मेरी आंखों में अपनी राइफल घूम गई और फिर मेरे दिल में एक धुआं सा उठने लगा। भाई सरफराज मियाँ, नवाब साहब ने आवाज़ दी और मैं चौंक पड़ा। जी नवाब साहब, तुम तो ड्राइविंग भी कर लेते हो। जी, तो क्यों ना हम तुम्हें 2-3 रोज़ के लिए रशीद साहब से उधार मांग लें। ज़रूर ज़रूर, रशीद साहब बोले। जीप से शाहदरा चलेंगे, सैर शिकार रहेगा। मियाँ, दुनिया की और दिलचस्पियों से भी लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहिए। मैं तैयार हूँ नवाब साहब। बहुत खूब, लुत्फ़ रहेगा। सच्ची बात है कि सिर्फ यही एक बीच थी, मैं तनहा कहीं नहीं जा सकता। मैं आपके साथ चलूँगा। तो फिर तैयारियां करो, कल ही चल रहे हैं। बहुत बेहतर, मैंने दिल ही दिल में खुश होते हुए कहा, और फिर ज़रूरी अमूर तय हो गए। ये बात अजीब कश्मकश में गुजरी थी और दिल में बहुत से ख्यालात आ रहे थे। अपना वतन याद आ रहा था, घर के लोग याद आ रहे थे, और इन तमाम ख्यालात के दौरान दिल में खुशी का भी एक एहसास था। मुमकिन है कि नवाब साहब के साथ शिकार का मौका भी मिल जाए। शिकार और महम जोई मेरी ज़िंदगी थी। ना जाने रात के कौन से पहर में सोया और सुबह बहुत जल्द आँख खुल गई। शेव किया और जब रशीद साहब जागे तो मैं गुस्ल वगैरह से फारग हो गया था। अरे खैरियत, आज इतनी सुबह? हाँ, बस आँख खुल गई। खूब, शायद सैर व तफरी की खुशी है, शायद, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और रशीद साहब गौर से मुझे देखने लगे और फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। क्यों? मैंने पूछा। कुछ नहीं मियाँ, ज़रा कहकशां को आवाज़ दो, चाय पियेंगे। रशीद साहब गर्दन हिलाते हुए बोले, जाग गई होंगी, अभी सुबह है। नमाज बाकायदा से पढ़ती हैं, पढ़ चुकी होंगी। बेहतर, मैंने कहा और बेतकल्फ़ी से अंदर चला गया। अब मेरी हैसियत घर के एक फ़र्द की सी थी और किसी भी जगह आने जाने में कोई रोक टोक नहीं थी। मैं अंदरूनी कमरे की तरफ चल पड़ा और फिर दरवाजे में कदम रखकर ठठक गया। एक पीकरे नूर मेरे सामने था, सादा से सफ़ेद लिबास में मलबूस, सफ़ेद दुपट्टा और जिससे पेशानी तक ढकी हुई धुली धुली पुरनूर आँखें, जिनमें खुदाई बुजुर्ग बरतर की अकीदत झांक रही थी। सफ़ेद सफ़ेद हाथ दुआ के लिए फैले हुए थे। ना जाने वो खुदा से क्या मांग रही थी। मेरे कदमों की आहट पाकर उसकी आंखें मेरी तरफ उठ गईं और मैंने उन आंखों में अजीब सी रोशनी देखी, जैसे 2 नन्हे नन्हे चिराग अचानक रोशन हो गए हों। और उस पर पुरसहर मंजर का मेरे ऊपर बहुत असर हुआ और मैं मबहूस सा होकर उसे देखने लगा। आज की कहकशां हमेशा से मुख्तलिफ थी। आज की कहकशां वो ना थी जिसे मैं देखता आया था, और वो भी किसी शहर में गिरफ्तार हो गई थी। उसके हाथ दुआ के अंदाज में फैले हुए थे और आंखें मुझे देख रही थी। ना जाने कितनी देर गुजर गई, ना जाने कितना वक्त गुजर गया, और फिर रशीद साहब की आवाज़ ने हम दोनों को चौंका दिया। हम दोनों ही उछल पड़े थे। हाज़िर हुआ, मैंने कहा, और कहकशां ने जल्दी से दोनों हाथ चेहरे पर फेर लिए और फिर उसने खुश्क होंठों पर ज़ुबान फेरते हुए मुझे सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, बड़ी लंबी दुआ मांगी जा रही है, मैंने संभल कर मुस्कुराते हुए कहा, और कहकशां शर्मा गई। इस दुआ में हम भी शामिल थे या नहीं, मैंने पूछा। कहकशां की निगाहें झुक गईं। हाज़िर हुए थे चाय के लिए, अभी लाई, कहकशां की शर्माई हुई आवाज़ सुनाई दी, और फिर वो जल्दी से बावर्ची खाने की तरफ चल पड़ी। ना जाने वो अपना कौन सा राज छुपाना चाहती थी। मैं भी जहन में अजीब सा बार लिए हुए वापस चल पड़ा। रशीद साहब हुक्का ताज़ा कर रहे थे। कह दिया है चाय के लिए? जी हाँ।
नमाज पढ़ रही थी बी कक्षा। जी हाँ, मैं कुर्सी पर बैठ गया और रशीद साहब मेरे नज़दीक बैठकर हुक्का गड़गड़ाने लगे। कई मिनट खामोशी से गुजर गए और फिर रशीद साहब की आवाज़ उभरी, नवाब साहब भी तुम्हें बेहद पसंद करने लगे हैं और वो नेक दिल इंसान हैं, मेरे बचपन के साथी हैं, हमने एक ही स्कूल में तालीम हासिल की थी। मेरे वालिद साहब भी फ़िरोज़ुद्दीन के वालिद मरहूम के मुलाज़म थे, बड़े आला लोग हैं, क्या मजाल है जो मुझे मुलाज़म समझा हो। मैं समझ चुका हूँ, लेकिन मैं नहीं समझ सका। रशीद साहब एक तवील सांस लेकर बोले, जी। मैंने उस अजीब जुमले पर चौंक कर उन्हें देखा। हाँ भाई, मैं नहीं समझ सका। क्या? जब मैं नहीं समझ सका तो तुम्हें क्या बताऊं, रशीद साहब बोले और उनकी बात पर मुझे हंसी आ गई। हंसने की बात नहीं है सरफराज मियाँ, ये हकीकत है। जब तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो बुरी तरह उलझ जाता हूँ। मेरे बारे में? मैं चौंक पड़ा। हाँ, तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में क्यों सोचते हैं रशीद साहब? मेरी आवाज़ में उदासी आ गई, ना जाने क्यों। अहमक हूँ, दीवाना हूँ, लेकिन मैं ही क्या, हर शख्स अहमक होता है, पागल होता है। कैसी अजीब बात है, जो दिल से इस कदर करीब है उसकी हकीकत नहीं मालूम। मैं एक बेहकीकत इंसान हूँ रशीद साहब, एक मामूली सी हैसियत का इंसान जिसका दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप जैसी हस्ती का सहारा ना बनता तो बेकसी और तन्हाई का एहसास कब्र तक साथ चलता। अल्लाह ना करे मियाँ, अब तो तुम तन्हा नहीं हो, अब तो तुम ये नहीं कह सकते कि दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं। सब हैं मियाँ, अब हम सब हैं तुम्हारे। काश मैं आपके इस खलूस का कोई सिला दे सकता। खलूस बेकीमत चीज़ है, इसका कोई सिला नहीं होता। तुम्हारी अपनायत, तुम्हारी मोहब्बत काफ़ी है, रशीद साहब ने कहा और मैं खामोश हो गया। मैं किसी कीमत पर रशीद साहब को अपने बारे में कुछ नहीं बता सकता था, ना जाने कितने मसले खड़े हो जाते। नहीं, उन्हें कुछ बताना दुरुस्त नहीं। कहकशां चाय ले आई और माहौल बदल गया। मैंने कहकशां की तरफ देखा, आज ना जाने क्या हो गया था। फजूल है, बकवास है, मिरफा सोच के धारे नहीं बदलने चाहिए। मैं उसे बहन कह चुका हूँ और मैं निगाहें झुकाए चाय पीता रहा। थोड़ी देर के बाद नवाब साहब का मुलाजम आ गया। क्या बात है शारो? रशीद साहब बोले, हजूर नवाब साहब ने भेजा था कि अगर सरफराज साहब ना जागे हों तो उन्हें जगा दिया जाए, सुबह ही सुबह निकल जाएंगे, वरना फिर धूप में सफ़र करना पड़ेगा। नवाब साहब तैयार हैं? मैंने पूछा। जी हाँ, बरामदे में बंदूक लिए टहल रहे हैं। हूँ तो फिर मैं चलता हूँ रशीद साहब। हाँ, दरअसल गलती हुई, रात को ही मालूम कर लेना चाहिए था कि किस वक्त रवानगी का इरादा है। कहकशां से कह दिया जाता कि नाश्ता तैयार हो जाए। क्या नवाब साहब ने नाश्ता कर लिया है? जी, कह रहे थे कि राना फ़ारूक साहब के यहाँ नाश्ता करेंगे। अच्छा, तो फिर ठीक है। शाहदरा है ही कितनी दूर? रशीद साहब मुतमिन होकर बोले और फिर वो भी मेरे साथ ही कोठी के बड़े हिस्से की तरफ आए। नवाब साहब दर हकीकत तैयार थे। एक खूबसूरत गैर मुल्की राइफल लिए वो बेहद वजी नज़र आ रहे थे। बहुत खूब, गोया आप भी तैयार हैं। दरअसल मैं रात को कहना भूल गया था कि सुबह ही सुबह निकल चलेंगे तो बेहतर रहेगा। नवाब साहब हमें देखते ही बोले। मैं सुबह ही उठ गया था नवाब साहब। तैयार हो? जी हाँ। तब फिर चलो जाएं रशीद साहब। खुदा हाफिज़ नवाब साहब। शादू नवाब साहब ने मुलाजिम को आवाज़ दी। जी हजूर। जीप तैयार है? बिल्कुल तैयार है हजूर। आओ सरफराज मियाँ। अच्छा भाई, खुदा हाफिज़, 2-3 रोज़ में लौट आएंगे, नवाब साहब ने रशीद साहब से कहा और रशीद साहब ने हम लोगों को खुदा हाफिज़ कहा। एक कीमती जीप तैयार खड़ी थी और उसमें 2 राइफलें और काफ़ी तादाद में कारतूस रखे हुए थे। कुछ दूसरा सामान भी था। नवाब साहब एक सादा से कुर्ते पजामे में थे, लेकिन उनकी वजाहत लिबास की मोहताज नहीं थी। वो मेरे बराबर ही बैठ गए और मैंने स्टीयरिंग संभाल लिया। जो हम कोठी से निकल आए और जीप बरक रफ्तारी से दौड़ने लगी। तुम्हारी ड्राइविंग तो बहुत उम्दा है। दहली के आखिरी किनारे से निकलने के बाद नवाब साहब बोले, नवाजिश। वैसे सरफराज मियाँ, तुम्हारे बारे में तफसीलात नहीं मालूम हो सकी। नवाब साहब बोले, लेकिन दर हकीकत रशीद से तुम्हारा कोई दूर का रिश्ता नहीं है। दूर का रिश्ता नहीं है नवाब साहब, मैंने अजीब से अंदाज में कहा। क्या मतलब? बहुत नज़दीक का रिश्ता है। मेरे लिए वो बहुत बड़ी हैसियत रखते हैं। मैंने कहा, बेहद नेक इंसान है, फरिश्ता सिफत और मेरे बचपन का दोस्त है, लेकिन बेहद खुददार और एहसास। पूरा निज़ाम उसके हाथ में है, लेकिन क्या मजाल जो उसने अपनी महदूद ज़रूरतों के अलावा कुछ लिया हो। सच पूछो मियाँ तो मेरे लिए भाई की हैसियत रखता है।
नाज करता हूँ उसकी मोहब्बत पर, ऐसे ही आदमी हैं वो। ना सिर्फ वो बल्कि उसके घर के अफराद भी, साले वालदैन की औलाद भी साले होती है। वैसे तुम मेरे बारे में मशकूक मत होना, कौसर भी बुरी लड़की नहीं है और उसके बिगड़ने की वजह मैं बता चुका हूँ। रशीद साहब की बेपनाह मोहब्बत ने कौसर साहबा की बातों का एहसास किया था, वरना मैंने उनकी बातों का बुरा नहीं मनाया था। कभी मत बनाना बेटे, मेरे ऊपर एहसान होगा, नवाब साहब ने कहा। शर्मिंदा ना करें नवाब साहब। लेकिन मियाँ बड़े चालाक हो। जी, मैं हैरत से बोला। हाँ, अपने बारे में गुफ्तगू फिर गोल कर गए। मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, मामूली हैसियत का इंसान हूँ। तालीम हासिल कर ली थी, मुलाजमत की तलाश में आया था। रास्ते में रशीद साहब मिल गए और यूँ समझें किस्मत यावर थी, वरना ना जाने कहाँ कहाँ धक्के खाने पड़ते। वालदैन हैं, और ये सवाल बड़ा अजीब था। मेरे वालदैन मौजूद थे, जैसे भी थे उनकी ज़िंदगी मुझे अजीज़ थी। जी हाँ, मैंने जवाब दिया। कहाँ हैं? एक छोटे से देहात में। मियाँ, उस देहात का कुछ नाम भी होगा? जी हाँ, हयातपुर। मैंने एक फ़र्जी नाम ले लिया। हयातपुर सुना नहीं कभी, शायद बहुत ही गैर मारूफ है। जी हाँ, भाई बहन भी होंगे। बड़ा गलत मौजू छिड़ गया था, लेकिन मैं नवाब साहब को रोक भी नहीं सकता था। चुनाचा झूठ बोलते रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। जी हाँ। वालिद क्या करते हैं? थोड़ी सी ज़मीन है, वही काशित करते हैं। खूब। उन्हें कुछ बेचते हो? दूसरे भाई खाते पीते हैं। वालदैन मुतमिन हैं। ठीक है, लेकिन अपना फ़र्ज़ भी पूरा किया करो बेटे। वालदैन के बहुत हकूक़ होते हैं, नवाब साहब ने कहा, और मेरे दिल पर एक घौंसा सा लगा। मैंने वालदैन के हकूक़ से कब इनकार किया था, लेकिन खुद वालदैन ने मेरे हकूक़ तस्लीम नहीं किए थे।